गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में देखते हैं पॉलिटिकल से रिलेटेड कुछ थोड़े सा टॉपिक। इस टॉपिक के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ आपको मूल संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ऑल ओवर कंट्री में हमारे देश में संविधान लागू हो गया था। अगर मैं मूल संविधान की बात करूँ मूल संविधान के भाग, मूल संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, तो मूल संविधान जो है इसमें हमारे पास जो है 22 भाग है। कितने भाग हैं इसमें? 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल हैं इसमें। और पहले जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं इसमें? 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान और नम्य और लचीला है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आज अनुसूचियों के बारे में। अनुसूची मतलब शेड्यूल। तो 12 शेड्यूल के अंतर्गत क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आइए, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत संघ के 28 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत 28 राज्यों का संघ है, ठीक है, और इसमें 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया है। तो अब 7 की जगह 9 हमारे पास यूटी हो गई हैं और 28 हमारे पास स्टेट्स हैं। ठीक है, द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत हमने लिखा हुआ भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति इत्यादि के वेतन के बारे में, भत्ते के बारे में और पेंशन के बारे में द्वितीय अनुसूची में वर्णन किया गया है। ठीक है, और अनुसूची नंबर 3 तृतीय अनुसूची जो है इसमें पद ग्रहण संबंधी शपथ, जिस प्रकार जैसे कोई भी पदाधिकारी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है या कैबिनेट के मंत्री हैं, है ना, या अन्य सदस्य हैं, ठीक है, इनके क्या है पद ग्रहण करते समय जो शपथ दिलाई जाती है उसके बारे में वर्णन किया गया है। जैसे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पद ग्रहण संबंधी जो हमारे पास शपथ है उसका वर्णन तृतीय अनुसूची में है। चौथी अनुसूची के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है? चौथी अनुसूची के अंतर्गत इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा प्रतिनिधित्व के बारे में वर्णन किया गया है। यानी कि राज्यसभा जो हमारे पास संसद है क्या है? उच्च सदन है, उसके संघीय क्षेत्रों की सीटों के बारे में, उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा उसके बारे में उल्लेख किया गया। जैसे उत्तराखंड में राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं, है ना। वर्तमान समय में जो है नरेश बंसल जी जो हैं भाजपा से राज्यसभा के सदस्य अभी हाल ही में चुने गए हैं। ठीक है, तो राज्यसभा जो होता है संसद का उच्च सदन होता है, लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। ठीक है, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। ठीक है, और संसद जो होती है, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 5वीं अनुसूची में क्या आता है? 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख 5वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आती है 6ठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो हमारे पास पूर्व के जो हमारे पास क्या हैं? पूर्व के राज्य हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार की शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन है, जिसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं। पहली जो सूची है हमारे पास संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची वो सूची होती है जिसमें कानून जो है केंद्र सरकार बनाती है। मूल संविधान के समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान समय में से अब 100 विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची में जो है कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है राज्य सूची के बारे में। ठीक है, ठीक है, और समवर्ती सूची में जो होता है केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों कानून समान होने पर जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है, लेकिन समवर्ती सूची में जब मूल संविधान में कितने विषय थे? 47 थे, लेकिन वर्तमान में
52 विषय हैं। और इसी के साथ साथ राज्य सूची में जब मूल संविधान था उसमें 66 विषय थे, लेकिन अब घट के कितने हो गए, 61 विषय हो गए हैं। तो 3 प्रकार की जो सूचियां हैं इनका वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और देश हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में हम देखते हैं, 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया है, भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची थी उसमें पहले 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितनी भाषाओं का उल्लेख था, 14 भाषाओं का उल्लेख था। लेकिन वर्तमान समय में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का। कितना, 22 भाषाओं का। भारतीय संविधान में जो है यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन पहले 14 ही भाषाओं का उल्लेख था। ठीक है, मूल संविधान में। अब कब चेंजिंग हुई, देखिए सन 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, अब भाषाएं कितनी होगी, जब सिंधी भाषा को भी जोड़ दिया गया तो भाषाएं 14 की जगह 15 होगी। फिर 1992 में जो हुआ 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 भाषाओं को भी जोड़ दिया गया। अब हमारे पास हो गई हैं संविधान में 15 और 3 18 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2003, वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को फिर जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं थी, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। इन 4 भाषाओं को भी जोड़ दिया गया, तो 18 और 4 22। ठीक है, तो अब जो हमारा संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। और आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन अक्सर यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 2003 में 4 भाषाओं को, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। अभी एक एग्जाम में पहले पूछा गया है निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान में नहीं है। कुछ भाषाएं लिखी हुई थी और उसमें एक नेपाली भी उल्लेख था। तो अधिकांश छात्रों ने क्या कर दिया, नेपाली। उन्होंने सोचा कि नेपाली तो नेपाल की भाषा है, भारतीय संविधान में कहाँ हो सकती है, और इसको इस ऑप्शन को सही किया। नहीं, ऐसा नहीं है, नेपाली भाषा भी भारतीय संविधान में उल्लेख है। कब, संविधान संशोधन 71वां 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी जोड़ा गया है। तो वर्तमान समय में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का। लेकिन इससे पहले मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। तो 8 भाषाओं का उल्लेख कब किया गया, इन्हीं ईयर में किया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। और भारत की जो राष्ट्रभाषा है, क्या है, राष्ट्रभाषा जो है जिसे हम बोलते हैं राजभाषा, संविधान की भाषा में बोलेंगे उसको हम राजभाषा, वो हिंदी है। क्या है, हिंदी है। और उत्तराखंड की भी जो राज्यभाषा वो हिंदी है। और द्वितीय भाषा जो है उत्तराखंड स्टेट की वर्ष 2010 से संस्कृत को द्वितीय भाषा का रूप दर्जा दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम भाषा हिंदी है, द्वितीय भाषा उर्दू है। देखिए मैंने लिखा है राजभाषा। राजभाषा जो है, राजभाषा का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, संविधान के भाग 17 में अध्याय 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें भारत की जो राजभाषा वो क्या है, हिंदी है। आर्टिकल नंबर 343 343 से लेकर 351 तक है ना। आर्टिकल 343 से लेकर, यह पॉइंट आपको हमेशा याद होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक जो है राजभाषा के बारे में वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है संघ की भाषा क्या होगी, अनुच्छेद आर्टिकल 343 में दिया हुआ है। संघ की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है। ठीक है, और लिपि जो है इसकी आप जानते हैं लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। अनुच्छेद 344 में किसका वर्णन किया गया है, राजभाषा के संबंध में आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। अध्याय 2 में लिखा हुआ है, इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, प्रादेशिक भाषाएं, राज्य की प्रादेशिक भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट मैंने लिखा है क्या, अध्याय जो 2 अध्याय में प्रादेशिक भाषाओं का, आर्टिकल 345, आर्टिकल 346, आर्टिकल नंबर 347 का वर्णन प्रादेशिक भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल नंबर जो है 340 और 349, इसमें सुप्रीम कोर्ट, SC और SC हाई कोर्ट आदि की भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, जो अध्याय नंबर 3 में है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर
348 और 349 बचते हैं हमारे पास अनुच्छेद नंबर 350 और 51। 350 और 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है ना निर्देश दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 350 और 51 के बारे में किसके बारे में वर्णन किया गया? 350 और 351 जो है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको कवर करने हैं। तो हिंदी भाषा के बारे में जो हमारे पास संविधान में वर्णन है भाग 17 के आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक वर्णन किया गया है। और भारत की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है। ठीक है, देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, जो अक्सर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है 14 सितंबर, है ना, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 1949 को। ठीक है, इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो यह है 1949। ठीक है, 1949, 1950 नहीं होगा, ये ध्यान देना आपका। ठीक, अक्सर आपको ऑप्शन में 1950 लिखा हुआ भी मिलेगा। नेक्स्ट है हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की जो आदि जननी है वो क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत जो है हिंदी आदि की जननी है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के बारे में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 343 से लेकर आर्टिकल नंबर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है भारोपी भाषा परिवार की है ना। हिंदी का जो परिवार है उसका नाम है भारोपी। क्या है? भारोपी भाषा परिवार की भाषा है हिंदी। ठीक है, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है, पहला है राजभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा है विभाषा और चौथा है तकनीकी भाषा। अक्सर क्वेश्चन में छात्र क्या कर देते हैं? राष्ट्रभाषा को करेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम आमचोल की भाषा में जो कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन अगर संवैधानिक शब्दों की दृष्टि से देखें तो हिंदी जो है वो क्या है? राजभाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी सही। तो इसमें क्या होगा? अब जब ये दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे तो राजभाषा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटे से क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको कब बनाया गया? 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसके द्वारा राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, लेकिन पहले क्या था? इससे संबंधित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन वर्ष 2007 के अनुसार इसमें क्या होता है? यदि किसी मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो इन समस्त विषयों का जो होता है सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो थी 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या था? 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, 1985 के संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया और इसमें क्या है? दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किसमें है? 10वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में जो है यह जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें जो है पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और अंतिम अनुसूची हमारे पास आती है जो इस प्रकार से है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए इसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो मैंने अनुसूची के बारे में, शेड्यूल के बारे में आपको बताया कि पहले भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में जो है 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, पहले 14 भाषाओं का उल्लेख था। ठीक है, 8 भाषाओं का बाद में उल्लेख किया गया है और हिंदी से रिलेटेड कुछ मैंने क्वेश्चन आपको करवाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपको नोट करना है और इनको समझना भी है।
तो अक्सर एग्ज़ाम में क्विकली यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।